वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट्स बनते हैं क्लियर और लर्निंग बनती है पावरफुल। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत ही शानदार कविता निसर्ग वैभव की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि कैसे पंत जी ने शब्दों से प्रकृति का एक ऐसा जीता जागता चित्र बनाया है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो देखिए, इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम कवि और कविता को जानेंगे, फिर प्रकृति के मनमोहक रूप और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की दुनिया को देखेंगे। इसके बाद हम कविता के सबसे गहरे हिस्से यानी मानव जीवन पर चिंतन को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता के नाम से ही, निसर्ग वैभव। बहुत ही सुंदर नाम है। यहाँ निसर्ग का सीधा सा मतलब है प्रकृति यानी नेचर, और वैभव का मतलब होता है उसकी शान, उसकी महिमा, उसकी ग्रैंडियर। तो इस कविता का मतलब हुआ प्रकृति की शान या द ग्लोरी ऑफ नेचर। और इस महिमा को शब्दों में किसने उतारा है? इसे उतारा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। देखिए, इनका जन्म ही कौसानी जैसी खूबसूरत जगह पर हुआ था, तो जाहिर है कि प्रकृति से इनका एक गहरा रिश्ता था। इन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी युग का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और एक खास उपाधि भी दी गई है, प्रकृति के सुकुमार कवि। सुकुमार मतलब बहुत कोमल, नाजुक। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रकृति की कोमल से कोमल भावनाओं को भी बड़ी खूबसूरती से पकड़ लेते थे। तो हमें ये समझना होगा कि ये कविता सिर्फ प्रकृति के वर्णन तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे अंदर के भावों को जगाती है, हमें प्रकृति के सौंदर्य और उसकी आध्यात्मिकता को महसूस कराती है। और इसकी भाषा इतनी असरदार है ना कि पढ़ते पढ़ते ही सारे नज़ारे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। तो चलिए अब सीधे कविता की पंक्तियों में उतरते हैं और देखते हैं कि कवि ने ये जादू किया कैसे है। तो अब हम कविता के पहले हिस्से में आ गए हैं, जहां पंत जी प्रकृति का एक कैनवस तैयार कर रहे हैं अपने शब्दों से। पहली ही लाइन देखिए, कितनी जबरदस्त है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर। कवि सीधे भगवान से बात कर रहे हैं। उनके मन में कोई शिकायत नहीं, बल्कि आश्चर्य है, एक तरह की कृतज्ञता है। वो कह रहे हैं, हे ईश्वर, इस दुनिया में तुमने कितनी सुंदरता फैला रखी है। यहाँ बिखरी शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि ये सुंदरता बड़ी मेहनत से नहीं सजाई गई, ये तो बस यूं ही हर तरफ बिखेर दी गई है, बिना किसी कोशिश के। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास है जब हम अचानक कोई खूबसूरत घाटी या सूर्योदय देख लेते हैं और मुंह से निकलता है, वाह। अब आगे एक चलता फिरता गतिशील चित्र है। टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में। अच्छा, गिरि शिखरों मतलब क्या? पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां। तो कवि कह रहे हैं कि इन चोटियों से झरने का पानी टपक रहा है और घाटी में ऐसे लौट रहा है मानो कोई शरारती बच्चा खेल रहा हो। ये शब्द हमें एक हरकत, एक मोशन का एहसास दिलाते हैं। सब कुछ ठहरा हुआ नहीं है, सब जीवंत है। परीक्षा में अक्सर इस दृश्य का वर्णन करने को कहा जाता है, तो इन शब्दों को याद रखिएगा। अगली लाइन में एक गहरी खामोशी है, शांति है। लिपटी धूप छाह में नीह स्वर। नीह स्वर मतलब बिना किसी आवाज के, एकदम चुपचाप। अब जरा कल्पना कीजिए, धूप और छांव खामोशी से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, जैसे वो एक दूसरे को गले लगा रहे हों। इससे एक गहरी शांति और तालमेल का एहसास होता है, ठीक वैसा ही जैसा हमें किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर मिलता है, जहां धूप और छांव का खेल चल रहा होता है। अब कवि हवा के एहसास को पकड़ते हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। यहाँ अनिल का मतलब है हवा। तो जब हवा चलती है तो घास के पत्ते तृणदल पुलकित होते हैं। पुलकित होने का मतलब है रोमांच से भर जाना, खुश हो जाना। जैसे किसी के छूने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कवि कह रहे हैं कि घास के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी इंसानों की तरह महसूस कर सकती है। परीक्षा में पुलकित तृणदल का भावार्थ पूछा जा सकता है। और अब सुनिए प्रकृति का अपना संगीत। बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोत सी अहरह वन भू मरमर। अहरह मतलब हर रोज, कंटिन्यूअसली। कवि कहते हैं कि जंगल की जमीन पर जो पत्तों की मरमर की आवाज होती है, वो ऐसी लगती है जैसे कोई मीठे संगीत का झरना, स्रोत बह रहा हो जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये रोज होता है। ये उपमा अलंकार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये लाइन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो अब तक के खूबसूरत नज़ारे में कवि अब जान डालने वाले हैं। अब इसने जीव जंतुओं का प्रवेश होता है, जो इस पूरे सीन को और भी जिंदा कर देते हैं। कवि लिखते हैं,
फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। अब देखिए, यहाँ विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। फूलों के चटक रंग जैसे लाल, नारंगी, वो ज्वाला यानी आग की लपटों जैसे हैं। और ज्वाला का काम तो जलाना होता है, लेकिन यहाँ ये ज्वालाएं आंखों को जला नहीं रहीं, बल्कि शीतल कर रही हैं, ठंडक पहुंचा रही हैं। है ना कमाल की बात? ये प्रकृति के आश्चर्यों को दिखाता है। परीक्षा में इस अलंकार के बारे में पूछा जा सकता है। अगली लाइन में भौरों का बड़ा ही सुंदर जिक्र है। मुकुल अधर मधुपीते गुंजन भर मधुकर दल। यहाँ मधुकर का मतलब है भौरा। कवि कह रहे हैं कि भौरों का झुंड फूलों की कलियों से, जिन्हें कवि ने मुकुल अधर यानी कली जैसे होठ कहा है, उनसे मधु पी रहा है और साथ ही अपनी गुंजन से, अपनी बजिंग साउंड से पूरे माहौल को भर रहा है। और इस तस्वीर को पूरा करने के लिए तितलियां और कोयल भी आ जाती हैं। तितली उड़ती दूर कहीं, पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो तितलियां यहाँ वहाँ उड़ रही हैं और कहीं दूर नई नई पत्तियों यानी पल्लव की छांव में जंगल की प्यारी कोयल रुक रुक कर गा रही है। ये एक परफेक्ट हार्मोनियस यानी तालमेल से भरा जंगल का दृश्य है। अब जरा सुबह का एक शाही नजारा देखिए। स्वर्णहाभ शैल सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। स्वर्णहाभ शैल का मतलब है सोने की चमक वाले पर्वत। उषा यानी सुबह की पहली किरण। तो कवि कहते हैं कि सुबह की पहली किरणें सबसे पहले इन्हीं सुनहरे पहाड़ों का अभिनंदन करती हैं, उनका स्वागत करती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति हर सुबह एक भव्य समारोह का आयोजन करती है। अब कवि की नजरें जमीन से उठकर आसमान की ओर जाती हैं। अपलक तारापट शतमुख करता लेखा दर्पण। अपलक मतलब बिना पलक झपकाए। कवि कल्पना कर रहे हैं कि ये जो तारों से भरा आसमान है ना, ये एक बहुत बड़ा 100 मुंह वाला आईना है, एक दर्पण है जो बिना पलक झपकाए सब कुछ देख रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। ये हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। और इस विशाल आसमान के नीचे धरती पर जीवन का आनंद है। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। पक्षी फल चख रहे हैं, गिलहरियां नरम नरम कोपलें कुतर रही हैं और जंगल के सारे जानवर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मरकत आंगन में हैं। मरकत मतलब पन्ना रत्न, जो हरे रंग का होता है। तो ये जंगल उनके लिए पन्ने जैसे हरे रंग का अपना घर है, अपना आंगन है। प्रकृति के इतने सुंदर और शांत माहौल को दिखाने के बाद अब कविता एक बहुत ही गहरा, एक दार्शनिक मोड़ लेती है। अब कवि इस शांति और सुंदरता की तुलना इंसान के जीवन की भागदौड़ और उसके संघर्षों से करने वाले हैं। इस पूरी सुंदरता को देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है और वो एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछते हैं। जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरा जो विषण्ण, जीवन मन का संघर्षण। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, जब ये जड़ दुनिया जिसमें जान नहीं है, यानी पहाड़, नदी, झरने, ये सब इतने सुंदर और शांत हैं, तो फिर चेतन जग में यानी सोचने समझने वाले हम इंसानों की दुनिया में हर समय अहरा, इतनी उदासी, विषण्ण और मन का संघर्ष क्यों रहता है? ये इस कविता का सबसे बड़ा और जरूरी सवाल। और इस मुश्किल सवाल का जवाब भी कवि अगली पंक्तियों में खुद ही देने की कोशिश करते हैं। लगता अपनी क्षुद्र अहम ही में सीमित, केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से, माना मन निश्चित। वो कहते हैं कि शायद इंसान के दुखों की वजह है उसका क्षुद्र अहम, यानी उसका छोटा सा मैं, उसका अहंकार, उसका ईगो। इंसान अपने इसी छोटे से अहंकार में कैद होकर रह गया है, उसी पर केंद्रित है, और इसी वजह से वो विश्व चेतना से यानी इस पूरी कायनात की हार्मनी से छिन्न हो गया है, मतलब कट गया है। उसके दुखों की असली जड़ यही है। तो ये थी कविता की एक एक लाइन की गहरी व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि अब ये कविता पूरी तरह से साफ हो गई होगी। तो चलिए अब जल्दी से सभी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, इस कविता का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया क्या है। पहला, प्रकृति बहुत ही शानदार और सुंदर है। दूसरा, उसके हर कण में सुंदरता और संगीत है। तीसरा, प्रकृति में सभी जीव जंतु शांति और खुशी से रहते हैं। और इसके ठीक उल्टा, चौथा, इंसान अपने छोटे से अहंकार के कारण प्रकृति से दूर हो गया है। और पांचवा, इसी वजह से उसका जीवन संघर्ष और दुख से भरा है। तो छठा और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर इंसान को सुखी होना है तो उसे वापस प्रकृति से जुड़ना ही होगा। चलिए अब इस कविता के जरूरी शब्दों पर एक तेज नजर डालते हैं।
निसर्ग यानी प्रकृति, गिरि शिखर यानी पहाड़ की चोटी, अनिल यानी हवा और शैल भी पर्वत के लिए इस्तेमाल हुआ है। अहराहा का मतलब है हर रोज, मधुकर यानी भौरा और प्रकृति की सुंदरता के लिए शब्द हैं मरकत यानी पन्ना रत्न जैसा हरा और पल्लव यानी नई पत्तियां। भावों को बताने वाले शब्द हैं अपलक यानी बिना पलक झपकाए, पुलकित यानी रोमांचित और निःस्वर यानी शांत। और अंत में इंसान की स्थिति बताने वाले शब्द शुद्र अहम यानी छोटा घमंड, विषर्ण यानी दुखी और छिन्न यानी कटा हुआ। ये शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय अगर ये 4 स्टेप्स का फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखिए, जिसमें कविता का नाम निसर्ग वैभव और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत हो। फिर प्रसंग, जिसमें बताएं कि उन लाइन्स में किस बारे में बात हो रही है। इसके बाद भावार्थ में उनका सरल अर्थ समझाएं, जैसा हमने अभी किया। और अंत में काव्य सौंदर्य में जरूर बताएं कि अगर कोई अलंकार है या कोई खास तस्वीर बन रही है। कविता की ये पंक्तियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कवि कहते हैं कि इंसान जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि होना था, क्या उसका जीवन एक अभिशाप बनकर रह गया है। ये पूरी कविता का सार है कि कैसे हमारे अहंकार ने हमें प्रकृति और खुद ईश्वर से ही दूर कर दिया है।